सो सॉरी, एक्चुअली मैंने वीडियो में आपको पेपर का नाम गलत बता दिया है, तो मैं अभी उसको करेक्ट कर रही हूँ। एजू बी.एड 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, स्कूल प्रबंधन और नेतृत्व। सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। वीडियो अभी मेरा एडिट नहीं हो पा रहा है कि मैं वहाँ से हटा के उसको दोबारा सही करूँ, इसलिए मैंने वीडियो के पहले ही ये चीज़ बता दी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। दिस इज़ मी मिताली सिंह, योर बी.एड गाइड। सो एज यू नो कि हमने सेकेंड सेमेस्टर के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है, एजू बी.एड 106 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी सिद्धांत और शिक्षण के तरीके। इसका यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन का परिचय। तो यूनिट 1 का मैंने इससे पहले एक और वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बी.एड सेकेंड सेमेस्टर नाम की प्लेलिस्ट है, उसको आप जाके देख लीजिए। तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। अब उसी यूनिट 1 का पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम बाकी बचे हुए 3 टॉपिक्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर कि यू हैव वॉच्ड द फर्स्ट वन। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी शैक्षिक प्रशासन के मत, क्या क्या थ्योरीज हैं उनकी, क्या क्या सिद्धांत हैं। फिर हम पढ़ेंगे स्कूल मैनेजमेंट, कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड, स्कोप एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि स्कूल प्रबंधन की अवधारणा, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या आवश्यकता है, क्या दायरा है और क्या क्या समस्याएं आती हैं किसी स्कूल का प्रबंधन करने में। और फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में अंतर, प्रशासन और प्रबंधन के बीच में अंतर क्या होता है। सो इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ जितना हो सके इसे शेयर करिए और प्लीज़ मुझे जल्दी से 1 के पहुंचा दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला टॉपिक है थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत। अभी वी आर हैविंग इनफ टाइम, इसलिए मैं आपको सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करूंगी। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आपको कोई भी आंसर डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना होता है। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, आंसर को इधर उधर लपेटते हैं, घुमाते हैं और फिर अपने मेन टॉपिक पे आया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखने से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू अचीव द गोल्स ऑफ एजुकेशन थ्रू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनिपुलेशन ऑफ अवेलेबल इनपुट्स। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है उपलब्ध इनपुट के प्रभावी और कौशल हेरफेर के माध्यम से शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना। यानी कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी सुविधाएं आपके पास है, जो भी चीजें मौजूद हैं, उनको यूज करके जब आप अपने एजुकेशन के गोल को अचीव करते हैं, यानी हम किसी को शिक्षा क्यों देते हैं, एक पर्टिकुलर एम होता है हमारा, एक पर्टिकुलर गोल होता है, एक टारगेट होता है अचीव करने का। तो जब हम उस एजुकेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनको यूज करते हैं, तो उसी को कहते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या शैक्षिक प्रशासन। It is concerned with the utilization of adequate resources available in the environment in order to foster the attainment of the goals of teaching and learning. इसका संबंध शिक्षण और सीखने के लक्ष्यों की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण में उपलब्ध पर्याप्त संसाधनों के उपयोग से है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा मतलब है जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करें आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको बच्चे को बताना है कि एप्पल क्या होता है, तो या तो आप बच्चे को बोर्ड पे एप्पल ड्रॉ करके दिखा देंगे, ठीक है, या फिर आप एप्पल की फोटो अगर आपके पास हो उसको लेके दिखा देंगे कि एप्पल है, या अगर आपके पास कहीं से सच में एप्पल अवेलेबल हो सकता है तो आप एप्पल लाके बच्चों को रियल में दिखा सकते हैं कि इस फ्रूट को हम एप्पल कहते हैं। तो आपने अभी जितने भी सोर्सेज यूज किए, चाहे बोर्ड पे ड्रॉ करने के लिए आपने चौक और बोर्ड यूज किया, या आप रियल में एप्पल लेके आए, या आपने एप्पल की फोटो लाई, इन सारी चीजों का यूज करके जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसका यूज करके आप अपने एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहे थे। यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपका गोल क्या था, बच्चों को ये बताना कि एप्पल क्या होता है।
तो यही है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। It is always concerned with management of things as well as with human relationships based on a body of basic principles and aiming at educating the children and youth. यह हमेशा चीजों के प्रबंधन के साथ साथ मानवीय रिश्तों से भी जुड़ा होता है, जो बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है और इसका लक्ष्य बच्चों को और युवाओं को शिक्षित करना है। कहने का मतलब कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत पड़ती हो, यानी सामान। कई बार हमें एजुकेशनल एम को अचीव करने के लिए लोगों की भी जरूरत पड़ती है। जैसे हो सकता है आपको टीचिंग स्टाफ चाहिए, आपको स्कूल में कर्मचारी चाहिए, या मान लीजिए आपको एक हेड चाहिए, काउंसलर चाहिए। जितने भी लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं उस एजुकेशनल एम को अचीव करने में, वो सारे ह्यूमन रिलेशंस को मिलाने से एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे को शिक्षित करना होता है, अब उसके लिए चाहे जिस भी तरह का रिसोर्स यूज करना पड़े। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन देने के बाद आप आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के मत। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज आर क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, द बिहेवियरल साइंस अप्रोच एंड द लास्ट इज पोस्ट बिहेवियरल साइंस एरा। हिंदी वाले भी देख लीजिए, प्रशासनिक मत कौन कौन से हैं। शास्त्रीय संगठनात्मक मत, मानवीय संबंध दृष्टिकोण, व्यवहार विज्ञान दृष्टिकोण और उत्तर व्यवहार विज्ञान युग। नाउ लेट्स स्टडी ईच ऑफ देम वन बाय वन। तो सबसे पहला है हमारा क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, यानी शास्त्रीय संगठनात्मक मत। दिस थ्योरी डील्स विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसेप्ट्स टू इंक्रीज मैनेजमेंट एफिशिएंसी। यह मत प्रबंधन दक्षता बढ़ाने के लिए औपचारिक संगठन और अवधारणाओं से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि ये थ्योरी बेसिकली फॉर्मल तरीके पे ज्यादा जोर देती है। सारी चीजें फॉर्मली करना, मतलब एक क्लासरूम में प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी आर फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक एंड मैक्स वेबर। इन सभी लोगों का इस थ्योरी में योगदान रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, संगठनात्मक मत के क्या सिद्धांत हैं। देखिए, थ्योरी का मतलब क्या है कि उसके बारे में क्या क्या अजम्पशंस बनाए गए हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है इसका स्केलर प्रिंसिपल, जिसका मतलब है लाइन वर्सेस स्टाफ। इट रिफर्स टू लाइन ऑफ अथॉरिटी। इन प्रिंसिपल्स के बारे में ज्यादा डिटेल में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो इसलिए आप इसको एज इट इज ही याद कर लीजिएगा। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड। इट इन्वॉल्व्स रिसीविंग ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन पर्सन, यानी जब कई सारे लोग किसी एक इंसान का ही ऑर्डर फॉलो करते हो, जैसे कि स्कूल के सारे लोग प्रिंसिपल का ऑर्डर फॉलो करते हैं और इंक्लूडिंग प्रिंसिपल सारे लोग डायरेक्टर का ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड है। एक्सेप्शन प्रिंसिपल, इट इन्वॉल्व्स डेलीगेशन ऑफ रूटीन टास्क एंड डील्स ओनली विथ एक्सेप्शंस। इसे हिंदी में अपवाद सिद्धांत कहते हैं और इसमें नियमित कार्यों का प्रतिनिधि मंडल शामिल है और साथ ही केवल अपवादों से संबंधित है। यानी कि जो रेगुलर रूटीन है, जो हमेशा एक रेगुलर बेसिस पे चीजें होती हैं, उससे हटकर अगर कुछ अलग किया जाता है एजुकेशनल एम को अचीव करने के लिए, तो उसी को हम एक्सेप्शन प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब डेली के रूटीन से कोई चीज अलग हो रही हो। Span control. This theory is limited to number of people reporting to their superiors. That is, number of people can be 3 to 12. नियंत्रण का दायरा। यह मत अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या तक ही सीमित है, यानी लोगों की संख्या 3 से 12 हो सकती है। स्पैन ऑफ कंट्रोल से मतलब है कि एक इंसान या एक सुपरवाइजर एक टाइम पे कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि स्कूल का जो प्राइमरी विंग है उसका एक काउंसलर है और उस काउंसलर के अंडर 10 टीचर काम कर रहे हैं। उसी तरह से मान लीजिए जूनियर विंग का कोई काउंसलर है, उसके अंडर 8 टीचर काम कर रहे हैं, या सीनियर विंग का कोई काउंसलर है, उसके अंडर 11 टीचर्स काम कर रहे हैं। तो किसी भी सुपरवाइजर के अंडर काम करने वाले लोगों की जो संख्या है वो मिनिमम 3 हो सकती है और मैक्सिमम 12। तो ये थे क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के सिद्धांत, उसके प्रिंसिपल्स। अब देखते हैं क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी इंक्लूड्स 2 डिफरेंट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। शास्त्रीय संगठनात्मक मत में 2 अलग अलग प्रबंधन दृष्टिकोण शामिल है। एक तो है वैज्ञानिक प्रबंधन और दूसरा है प्रशासनिक प्रबंधन।
यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है वो दो तरह से हो सकती है, या तो साइंटिफिक मेथड से हो जाए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड से हो जाए। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, वैज्ञानिक प्रबंधन मत क्या कहता है इसका? द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। दिस थ्योरी emphasized on management of work and workers. In its simplest form, the theory follows the idea that there is one best way to do a job, and that is to use scientific method. In his view, if a task is scientifically managed, it will increase the productivity by increasing efficiency and wages of workers. मैं आपको सारी चीजें एक बार इंग्लिश में रीड करके बताऊंगी, फिर उसको हिंदी में रीड करूंगी और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इंग्लिश वाली लैंग्वेज में, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस मिक्स करके, क्योंकि ना तो हमें ढंग से इंग्लिश ही पूरी तरह आती है और ना ही हमें हिंदी पूरी तरह आती है। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की दिमाग की उपज है। इस सिद्धांत में कार्य एवं श्रमिकों के प्रबंधन पर बल दिया गया है। अपने सरलतम रूप में सिद्धांत इस विचार का अनुसरण करता है कि किसी कार्य को करने का एक सबसे अच्छा तरीका है और वह है वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना। उनके विचार में यदि किसी कार्य को वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधित किया जाए तो इससे श्रमिकों की दक्षता और मजदूरी में वृद्धि होकर उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो सिंपली इस सिद्धांत को दिया किसने है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने। और इनका यह मानना है कि किसी भी मैनेजमेंट के काम को जब हम साइंटिफिकली करते हैं तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इससे न केवल काम करने वाले लोगों की क्षमता बढ़ती है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि उनके वेजेस यानी वेतन में भी लाभ होता है, मतलब उनको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे। साइंटिफिक से क्या मतलब है? कोई भी काम को प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में करना, थ्योरीज के साथ करना, एक्सपेरिमेंट्स के साथ करना, प्रैक्टिकल्स के साथ करना, ठीक है। द मेन फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी आर, अभी साइंटिफिक थ्योरी के कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इट फाइंड्स आउट बेस्ट मेथड फॉर परफॉर्मिंग ईच जॉब। हर काम को करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका जो होता है उसको ढूंढ निकालता है। इट सिलेक्ट्स एम्प्लॉयज बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर। ये वैज्ञानिक चयन प्रक्रिया का उपयोग करके ही कर्मचारियों को सिलेक्ट करता है या उनका चयन करता है। और ऑब्वियस सी बात है, जो लोग प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चूज किए गए होंगे उनकी काम करने की क्षमता भी अच्छी होगी। जैसे मान लीजिए अगर एक टीचर की पोस्ट पे ही सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर उसको डेमो देना पड़ेगा, फिर उसका रिटन एग्जाम लेंगे, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है। उसके बाद हम टीचर सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे टीचर्स जो होंगे उनकी एफिशिएंसी भी अच्छी होगी और उनके वेजेस भी अच्छे होंगे। इट बिलीव्स इन हैविंग क्लोज रिलेशनशिप विथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। ये थ्योरी प्रबंधन और कर्मचारियों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने में विश्वास रखती है। यानी इसका कहना है कि जो मैनेजमेंट है, जो अथॉरिटी है वो, और जो वर्कर्स उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यानी कि प्रॉपर कन्वर्सेशन होनी चाहिए और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इट यूजेस डिवीजन ऑफ लेबर। यह श्रम विभाजन का उपयोग करता है। कहने का मतलब अगर एक टास्क है उसको कई लोगों में डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि किसी एक इंसान पे बहुत ज्यादा प्रेशर या बर्डन ना पड़े। It tries to produce maximum output by fixing performance standards for each job and by having a differential piece rate system for each job for payment of wages. यह प्रत्येक कार्य के लिए प्रदर्शन मानकों को तय करके और वेतन के भुगतान के लिए प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग टुकड़ा दर प्रणाली अपनाता है। तो इस थ्योरी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये हर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है कि अगर आप इस लेवल तक का काम कर पा रहे हैं तो ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और साथ ही हर लेवल के जॉब के लिए अलग अलग रेट ऑफ पेमेंट रहता है। यानी जितना अच्छा आपका काम या जितना हाई लेवल का आपका काम, उतनी अच्छी आपकी सैलरी या पेमेंट। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकसेस ऑन जॉब्स ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स, whereas administrative management theory concentrates on the administration of entire organization. This theory is related to the issues of structure and management of organization. Henry Fayol, Luther Gulick, and Max Weber are the major contributors in the field of administrative management theory. जो हमने अभी वैज्ञानिक प्रबंधन पढ़ा वो व्यक्तिगत श्रमिकों की नौकरी पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत पूरे संगठन के प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करता है।
यानी इसका एम सिर्फ किसी एक की परफॉर्मेंस को सुधारना नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देता है। यह सिद्धांत संगठन की संरचना और प्रबंधन के मुद्दों से संबंधित है। यानी ये इस बात पे ध्यान देता है कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है और उसको मेंटेन करना है या मैनेज करना है। प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत के क्षेत्र में हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक और मैक्स वेबर का प्रमुख योगदान है। अकॉर्डिंग टू फेयोल, all managers perform basic functions of management. These are planning, organizing, commanding, coordination and controlling. फेयोल के अनुसार सभी प्रबंधक प्रबंधन के बुनियादी कार्य करते हैं। मतलब जितने भी मैनेजर्स हैं उन सबका एक बेसिक टास्क होता है, जिसमें कि शामिल है योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। मैनेजर मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का हेड। तो जितने भी हेड होते हैं उन सबको ये सारी बेसिक चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये तो था फेयोल के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं लूथर गुलिक ने क्या कहा। लूथर गुलिक, अनदर क्लासिकल थ्योरिस्ट, कॉइन्ड द टर्म पॉज्ड कॉर्ब। पॉज्ड कॉर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट में भी पूछता है। दैट रिफर्स टू 7 functions ऑफ मैनेजमेंट। दीज फंक्शंस आर P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। इसको एकदम दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो फेयोल की तरह ही एक अन्य शास्त्रीय सिद्धांतकार हैं जिनका नाम है लूथर गुलिक, जिन्होंने एक मैनेजर के फंक्शंस को बताने के लिए एक वर्ड ओरिजिनेट किया, पॉज्ड कॉर्ब। और उनके अकॉर्डिंग किसी भी मैनेजर के टोटल 7 फंक्शंस होते हैं। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड को ये 7 काम करने होते हैं। पहला योजना बनाना, दूसरा आयोजन करना, फिर स्टाफिंग करना, निर्देशन देना, समन्वय करना, रिपोर्टिंग करना और साथ में बजट बनाना। अब इनको 1 by 1 देख लेते हैं। प्लानिंग, इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एन आउटलाइन ऑफ थिंग्स दैट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड एंड मेथड्स फॉर अकम्प्लिशिंग देम। योजना बनाना, इसमें उन चीजों की रूपरेखा विकसित करना शामिल है जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए और उन्हें पूरा करने के तरीके। यानी प्लानिंग में हम क्या करते हैं, पहले तो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या टास्क अचीव करना है और उसको किस तरह से अचीव किया जाएगा, मतलब इसकी पूरी प्लानिंग बनाते हैं। Organizing, it establishes the formal structure through which work divisions are arranged and coordinated to implement the plan. आयोजन, यह औपचारिक संरचना स्थापित करता है जिसके माध्यम से योजना को लागू करने के लिए कार्य प्रभागों की व्यवस्था और समन्वय किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि जो अब आपने प्लान बनाया है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस भी तरह के रिसोर्सेज लगेंगे, चाहे वो ह्यूमंस हो या फिर मटेरियलिस्टिक हो, उन सबको अरेंज करना या ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट इज स्टाफिंग, इट इन्वॉल्व्स द फंक्शन ऑफ सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग द स्टाफ, maintaining the favorable congenial conditions for the enhancement of professional efficiency of staff. स्टाफिंग में कर्मचारियों का चयन और प्रशिक्षण किया जाता है। साथ ही कर्मचारियों की व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाए रखने का कार्य शामिल है। स्टाफिंग का सीधा मतलब है स्टाफ को सिलेक्ट करना और साथ ही उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते रहने के लिए उनको रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना या वर्कशॉप्स देते रहना। डायरेक्टिंग, it includes continuous task of making, communicating and implementing decisions. निर्देशन में निर्णय लेने, संचार करने और लागू करने का निरंतर कार्य शामिल है। मतलब जब आपने प्लान बना लिया, जब आपने चीजें ऑर्गेनाइज कर ली, फिर आपने स्टाफ भी सिलेक्ट कर लिए, अब उन स्टाफ मेंबर्स को क्या टास्क करने हैं, किस तरह से इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करना है, इस बारे में उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना। मतलब सबको उनके रोल बताना और उनको क्या क्या टास्क करने हैं हर दिन, वो चीजें एक्सप्लेन करना। कोऑर्डिनेटिंग, इट इंक्लूड्स ऑल एफर्ट्स दैट आर नीडेड टू बाइंड टुगेदर द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल। समन्वयन, इसमें वे सभी प्रयास शामिल हैं जो एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन को एक साथ बांधने के लिए आवश्यक है। कोऑर्डिनेशन को इजी लैंग्वेज में कहेंगे तो तालमेल, मतलब सारे लोग किस तरह से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ इस टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो इसमें शामिल होता है। वो सारी एक्टिविटीज या वो सारी कोशिशें जो भी उस गोल को अचीव करने के लिए की जा रही हैं हर मेंबर के द्वारा। रिपोर्टिंग, इट इंक्लूड्स वेरिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेस थ्रू रिकॉर्ड्स, रिसर्च एंड इंस्पेक्शन। इट इंश्योर्स दैट थिंग्स हैपन अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग। इसमें रिकॉर्ड, अनुसंधान और निरीक्षण के माध्यम से प्रगति का सत्यापन शामिल है। ये सुनिश्चित करता है कि चीजें योजना के अनुसार हों।
तो जब हर किसी को अपना अपना टास्क दे दिया जाता है तो सारे लोग उस प्लान को एग्जीक्यूट करने लगते हैं। मतलब सब अपनी अपनी एक्टिविटीज करने लगते हैं, अपनी अपनी कोशिशें करने लगते हैं गोल को अचीव करने के लिए। अब वो गोल अचीव करने की तरफ सही प्रयास कर रहे हैं या नहीं, इसको टेस्ट किया जाना जरूरी है। तो रिपोर्टिंग में वही चीज होती है कि जो भी एक पर्टिकुलर मेंबर काम कर रहा है उसको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि आज मैंने ये टास्क कंप्लीट किए। इवेंट डायरेक्टर के द्वारा भी प्रॉपर इंस्पेक्शंस किए जाएं जिनसे पता चले कि क्या परफॉर्मेंस है सबकी। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्टिंग में आती हैं। मतलब बेसिकली हमें चेक करना है कि लोग अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। एंड द लास्ट स्टेप वी हैव इज बजटिंग। इट इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज दैट accompany बजटिंग इंक्लूडिंग फिस्कल प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। बजट बनाना, इसमें राजकोषीय योजना, लेखांकन और नियंत्रण सहित बजट बनाने से जुड़ी सभी गतिविधियां शामिल होती हैं। अब इन सारी एक्टिविटीज में खर्चा कितना आने वाला है, यानी चाहे वो स्टाफ को पेमेंट देने से हो, चाहे रिसोर्सेज अवेलेबल कराने से हो, कोई भी चीज जितना भी खर्चा है उसकी प्रॉपर बजटिंग करना। तो ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट तो था हमारा क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। दूसरा है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, यानी मानवीय संबंध दृष्टिकोण। द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच इज कंसीडर्ड टू हैव स्टार्टेड विद अ सीरीज ऑफ स्टडीज नोन एज Hawthorne studies that have strongly influenced administrative theory। ऐसा माना जाता है कि मानवीय संबंध दृष्टिकोण की शुरुआत, यानी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की जो शुरुआत है, वो हॉर्थोर्न अध्ययन नामक अध्ययनों की एक श्रृंखला से हुई है जिसने प्रशासनिक मत को दृढ़ता से प्रभावित किया। कर्ट लेविन emphasized field theory and his research was known as group dynamics। His associates concluded that democratic groups in which members actively participate in decision are more productive in terms of both human satisfaction and achievement as compared to authoritarian groups। The writings of Jacob Moreno made a substantial contribution to the human relation movement। Like Levin, Moreno was interested in interpersonal relations within groups। कर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत पर ज्यादा जोर दिया और उनके इस शोध को समूह गतिशीलता के रूप में जाना गया। उनके जो सहयोगी थे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक लोकतांत्रिक समूह, यानी जिसमें कि सारे सदस्य निर्णय लेने में शामिल होते हैं या सक्रिय होते हैं, सब बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें हर किसी के डिसीजन मैटर कर रहे हो, सबकी राय ली जा रही हो, सबसे पूछ के ही कोई काम हो रहा हो। और दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप जो कि सत्तावादी समूह हो। सत्तावादी से मतलब है कि सिर्फ एक की चलती हो, जो हेड है वहाँ का वही बस हुक्म देता रहे और बाकी सब बस भेड़ बकरियों की तरह उसको फॉलो करते रहे, ना उनकी कोई राय पूछता हो, ना उनको राय देने का हक हो। तो एक डेमोक्रेटिक ग्रुप ऐसे सत्तावादी समूहों की तुलना में मानवीय संतुष्टि और उपलब्धि दोनों के मामले में अधिक उत्पादक होता है। यानी डेमोक्रेटिक ग्रुप में लोग ज्यादा एक्टिव होकर काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि हमारा डिसीजन जो है या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी मैटर कर रहा है, जबकि अथॉरिटेरियन ग्रुप्स में वो इग्नोर्ड फील करते हैं। इसी बात पे जैकब मोरेनो के जो लेखन थे उन्होंने मानवीय संबंध आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेविन की तरह ही मोरेनो भी समूह के भीतर की पारस्परिक संबंधों में रुचि रखते थे, यानी एक ग्रुप के अंदर जो जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं उनके बीच का रिलेशन कैसा है, उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, इस बात पे उनका ज्यादा ध्यान रहता था। 2 key aspects of human relationships approach are employee motivation and leadership style। The major assumptions of the human relation approach include the following ideas। मानवीय संबंध दृष्टिकोण के 2 प्रमुख पहलू हैं, कर्मचारी प्रेरणा और नेतृत्व शैली। मानवीय संबंध दृष्टिकोण की प्रमुख धारणाओं में निम्नलिखित विचार शामिल हैं। Employees are motivated by social and psychological needs and economic incentives। बेसिकली जो कर्मचारी हैं वो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और आर्थिक प्रोत्साहनों से प्रेरित होते हैं। सोशल और साइकोलॉजिकल नीड से ये मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई हेड है, उसने देखा कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय बहुत अच्छी तरह से अपने काम को कर रहा है, तो उसने बाकी सारे एम्प्लॉयज के सामने उसको बुला के एप्रिसिएशन दे दिया। इससे क्या होगा, उस एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन जागेगा। और दूसरा मोटिवेशन कैसे आएगा, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, यानी दिवाली पे या किसी त्योहार पे उनको एक्स्ट्रा बोनस देके, या अगर उनकी अटेंडेंस पूरे महीने अच्छी रही है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके। तो इस तरह की कुछ चीजें करनी चाहिए एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, और इससे टास्क की भी एफिशिएंसी बढ़ती है। An individual's perceptions, beliefs, motivations, cognition, responses to frustration, values and similar factors may affect behavior in the work setting।
किसी व्यक्ति की धारणाएं, विश्वास, प्रेरणाएं, अनुभूति, हताशा के प्रति प्रतिक्रियाएं, मूल्य और इसी तरह के कई सारे कारक हैं जो किसी कार्य सेटिंग में व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा फील कर रहा है वो भी इफेक्ट करता है कई बार उसके प्रोफेशनल वर्क को, जो कि नहीं होना चाहिए। People in all types of organizations tend to form informal social organizations that work along with the formal organization and can help or hinder management. सभी प्रकार के संगठनों में लोग अनौपचारिक सामाजिक संगठन बनाते हैं जो कि औपचारिक संगठन के साथ मिलकर काम करते हैं और प्रबंधन में मदद कर सकते हैं या फिर बाधा भी डाल सकते हैं। अगर आपने कभी किसी स्कूल में पढ़ाया है तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि स्कूल में भी टीचर्स के बीच में आपस में ग्रुप बना रहता है। इवन आप भी किसी ग्रुप का हिस्सा होंगे। तो इसी तरह से ये जो ग्रुप्स होते हैं ये इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनते हैं और इसके दो इफेक्ट होते हैं। या तो ये पॉजिटिवली काम को इफेक्ट कर सकता है, हो सकता है कि जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं वो सारे टीचर्स या मेंबर्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने काम को लेके, तो सब अपने काम पे फोकस करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें काम करने के लिए। वहीं ये बाधा किस तरह से डाल सकते हैं कि हो सकता है वो टीचर्स आपस में इतना बात करते हो कि उनका कोई काम ही ना पूरा हो पाता हो टाइम पे, मतलब उनका पूरा ध्यान बस दुनिया भर की गॉसिप्स करने में लगा रहता हो, तो वो अपने टास्क को एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे और इस वजह से जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होगी। एम्प्लॉयज हैव हायर मोरल एंड वर्क हार्डर अंडर सपोर्टिव मैनेजमेंट विच लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सहायक प्रबंधन के तहत जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल ऊंचा होता है और वो कड़ी मेहनत करते हैं जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उनको एक पॉजिटिव और सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलेगा तो एम्प्लॉयज भी पूरी दृढ़ता से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बेसिकली इसी चीज़ पे फोकस करता है कि जितने भी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को अचीव करने में इन्वॉल्व हैं उन सारे लोगों के बीच का रिलेशन कैसा है, वो आपस में अच्छे से रह रहे हैं, मोटिवेटेड रह रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से एक ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होता है। थर्ड है बिहेवियरल साइंस अप्रोच, व्यवहार विज्ञान दृष्टिकोण। बिहेवियरल साइंटिस्ट कंसीडर्ड बोथ द क्लासिकल रेशनल इकोनॉमिक मॉडल एंड द ह्यूमन रिलेशन सोशल मॉडल to be incomplete representations of employees in the working setting. Chester Bernard was one of the first authors to take the behavioral science approach. व्यवहार वैज्ञानिकों ने शास्त्रीय तर्क संगत आर्थिक मॉडल और मानव संबंध सामाजिक मॉडल दोनों को कार्य सेटिंग में कर्मचारियों का अधूरा प्रतिनिधित्व माना। चेस्टर बर्नार्ड व्यवहार विज्ञान दृष्टिकोण अपनाने वाले पहले लेखकों में से एक थे। यानी जो बिहेवियरल साइंस अप्रोच को मानने वाले फिलोसोफर्स थे उनका ये मानना था कि जो अभी तक क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी दी गई है या जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, ये दोनों ही थ्योरीज इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि ये कर्मचारियों की या जो मेंबर्स काम कर रहे हैं उन सब की एक इनकम्प्लीट बिहेवियर को शो करती है। तो उसके बाद चेस्टर बर्नार्ड जैसे कुछ फिलोसोफर्स आए जिन्होंने बिहेवियरल साइंस अप्रोच की बात की। ही इज बेस्ट नोन फॉर कोऑपरेटिव सिस्टम विच रिफर्स टू इंटीग्रेट इन अ सिंगल फ्रेमवर्क human relations and classical management principles. In the year 1938, Bernard stressed on two conditions if cooperation and financial success are to be attained. चेस्टर बर्नार्ड को सहकार्य प्रणाली के लिए जाना जाता है जो एक ही ढांचे में मानवीय संबंधों और शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांतों को एकीकृत करने को संदर्भित करता है। वर्ष 1938 में बर्नार्ड ने सहयोग और वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए दो शर्तों पर जोर दिया। चेस्टर बर्नार्ड ने फोकस किया कॉपरेशन पे। किस चीज़ का कॉपरेशन? जो पहली थ्योरी थी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और जो दूसरी थ्योरी दी गई थी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, इन दोनों को कंबाइन करके इन्होंने एक तीसरी थ्योरी निकाली। चेस्टर बर्नार्ड ने दो कंडीशंस बताई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉपरेटिव होने के लिए या फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए। फर्स्ट, द एग्जीक्यूटिव मस्ट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिवनेस विच इज द डिग्री टू विच the common purpose of organization is achieved. Second, the executive must be aware of efficiency, which is the satisfaction of individual motives of employees. In his view, an organization can operate and survive only when both the goals of organization and individuals working for it are kept in equilibrium. सबसे पहली शर्त इन्होंने ये बताई कि कर्मचारी को प्रभावशीलता के महत्व पर जोर देना चाहिए, जो कि संगठन के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने की डिग्री है।
किसी भी एग्जीक्यूटिव या हेड को इस चीज़ का सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए कि उसके काम की एफिशिएंसी क्या है, मतलब लोग जो काम कर रहे हैं उसके अंडर में वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि काम की एफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कर्मचारी को दक्षता के बारे में पता होना चाहिए, जो कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों की संतुष्टि है। उनके विचार में एक संगठन तभी संचालित और जीवित रह सकता है जब संगठन और उसके लिए काम करने वाले व्यक्तियों दोनों के लक्ष्य संतुलन में रखे जाएं। तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी चेक करने के बाद हेड को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसके साथ जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल नीड्स को वो ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर पा रहा है या नहीं, चाहे वो पैसों को लेकर हो चाहे वो समय को लेकर हो। मतलब उनको पैसे भी अच्छे खासे मिलने चाहिए और साथ ही उनका टाइम या वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए उस ऑर्गेनाइजेशन से। यानी हेड को अपनी संस्था और उस संस्था में काम कर रहे सारे कर्मचारियों के जो पर्सनल मोटिव्स हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। It means that managers must have both human as well as technical skills that are required for goal achievement. Beside Bernard, another major contributor to the behavioral science approach was E. White Beckey, who embodied a fusion process. Abraham Maslow and Douglas McGregor are other great contributors to the behavioral approach. इसका मतलब ये है कि प्रबंधकों के पास मानवीय और तकनीकी कौशल दोनों होने चाहिए। बर्नार्ड के अलावा इस व्यवहार विज्ञान दृष्टिकोण में अन्य प्रमुख योगदानकर्ता भी हैं, जैसे कि ई वाइट बके हो गए या अब्राहम मैस्लो हो गए या फिर डगलस मैकग्रेगर हो गए। और फोर्थ थ्योरी है पोस्ट बिहेवियरल साइंस इरा। इन द व्यू ऑफ मर्फी 2002, 3 interrelated concepts that are school improvement, democratic community, and social justice form the development of the next era of the profession, that is the post-behavioral science era. The behavioral science approach influenced the preparation and practice of school administrators. मर्फी के विचार में 3 परस्पर संबंधित अवधारणाएं, जो कि है स्कूल सुधार, लोकतांत्रिक समुदाय और सामाजिक न्याय, किसी भी पेशे के अगले युग के विकास का निर्माण करती हैं, जो कि व्यवहार विज्ञान के बाद का युग है। जो व्यवहार विज्ञान दृष्टिकोण है या अभी जो हमने पढ़ा था बिहेवियरल साइंस वाला, वो स्कूल के प्रशासकों की तैयारी और अभ्यास को प्रभावित करता है। और इस व्यवहार विज्ञान के बाद वाला जो युग है यानी कि पोस्ट बिहेवियरल साइंस इरा, इसका फोकस रहता है स्कूल इम्प्रूवमेंट पे, यानी स्कूल के प्रशासन में सुधार किया जाए, डेमोक्रेटिक कम्युनिटी पे, यानी कि जो मेंबर्स हैं उनके बीच में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और सोशल जस्टिस पे, यानी सामाजिक न्याय, सबके साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार किया जाना चाहिए। स्कूल इम्प्रूवमेंट। अकाउंटेबिलिटी फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट is a central theme of state policies. The No Child Left Behind NCLB Act of 2001 sets demanding accountability standards for schools, school districts, and states, including new state testing requirements designed to improve education. स्कूल सुधार के लिए जवाबदेही राज्य की नीतियों का एक केंद्रीय विषय है। 2001 का नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड अधिनियम स्कूलों, स्कूल, जिलों और राज्य के लिए जवाबदेही मानकों की मांग करता है। स्कूल इम्प्रूवमेंट करने के लिए नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड नाम का एक एक्ट है 2001 में, जो ये डिमांड करता है कि स्कूल्स को अकाउंटेबल होना चाहिए। कहने का मतलब स्कूल जिस भी तरह के डिसीजंस ले रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी चीज़ें कर रहा है, वो सारी पेरेंट्स तक पहुंचनी चाहिए। साफ दिखना चाहिए कि आप कितना पैसा कहाँ लगा रहे हैं और किस तरह से आप वर्क कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए। मतलब सीधी बात है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर लेवल पे स्कूल्स पे निगरानी रखी जाए। और साथ ही इसमें शिक्षा में सुधार के लिए डिजाइन की गई नई राज्य परीक्षण आवश्यकताएं भी शामिल हैं। फॉर ब्रिंगिंग स्कूल इम्प्रूवमेंट, पर्पज मस्ट बी क्लैरिफाइड, दैट इज द स्कूल डिस्ट्रिक्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड टीचर्स who work in it are accountable for student learning. It means that what teachers teach and students learn is a matter of public inspection and subject to direct measurement. स्कूल में सुधार लाने के लिए उसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ये स्कूल किस एम पे काम कर रहा है। कहीं इसका एम सिर्फ पैसा छापना तो नहीं है। यानी स्कूल, जिला और उसमें काम करने वाले प्रशासक और शिक्षक जितने भी लोग हैं, वो छात्रों के सीखने के लिए जवाबदेह होने चाहिए कि हम क्या बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें उन्हें स्पष्ट रूप से बतानी होगी। इसका मतलब ये है कि शिक्षक जो पढ़ाते हैं और छात्र जो सीखते हैं वह सार्वजनिक निरीक्षण का विषय है और प्रत्यक्ष माप का विषय है।
मतलब हर चीज़ की प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। एनकरेजिंग कलेक्टिव लर्निंग। Setting state standards should be a collective mission of the school and school district. It means it should not be one man show. सामूहिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना यानी राज्य मानकों को स्थापित करना स्कूल और स्कूल जिले का एक सामूहिक मिशन होना चाहिए। मतलब स्कूल और डिस्ट्रिक्ट दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। स्कूल इम्प्रूवमेंट वन मैन शो नहीं होना चाहिए। वन मैन शो का मतलब कि सिर्फ एक ही आदमी हर किरदार को निभाए, यानी स्कूल में इम्प्रूवमेंट करना ये सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी ना हो और सिर्फ अकेले की डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी ना हो, दोनों को मिलकर इसके लिए काम करना है। अलाइनिंग विद स्टेट स्टैंडर्ड्स। टेस्ट कंडक्टेड बाय स्टेट्स शुड बी इन अलाइनमेंट विद देयर स्टैंडर्ड्स। राज्य मानकों के अनुरूप होना। राज्य द्वारा आयोजित प्रशिक्षण उनके मानकों के अनुरूप होना चाहिए। यानी स्टेट इंस्पेक्शन के लिए जो भी टेस्ट डिजाइन कर रहा है वो सारे स्कूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए। प्रोवाइडिंग सपोर्ट। टू हेल्प ऑल स्टूडेंट्स टू अचीव हाई स्टैंडर्ड्स, टीचर्स शुड बी प्रोवाइडेड विथ द ट्रेनिंग, टीचिंग टूल्स एंड सपोर्ट मटेरियल्स। सहायता प्रदान करना। सभी छात्रों को उच्च मानक प्राप्त करने में मदद करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण, शिक्षण उपकरण और सहायता सामग्री भी प्रदान की जानी चाहिए। मतलब वो सारी चीजें उन्हें अवेलेबल करानी चाहिए जो भी उन्हें टीचिंग में हेल्प करें, जिससे कि वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकें। स्कूल इम्प्रूवमेंट के बाद आता है डेमोक्रेटिक कम्युनिटी, which is based on the open flow of ideas that enables people to be as fully informed as possible. It involves the use of critical reflection and analysis to evaluate ideas, problems and policies. लोकतांत्रिक समुदाय यानी कि एक ऐसा समुदाय जो विचारों के खुले प्रवाह पर आधारित हो और लोगों को यथासंभव पूरी तरह से सूचित करने में सक्षम बनाता हो। इसमें विचारों, समस्याओं और नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए आलोचनात्मक प्रतिबिंब और विश्लेषण का उपयोग शामिल हो। It places responsibility on individuals to participate in open inquiry, collective choices and actions in the interest of the common good. ये आम हित के हित में खुली जांच, सामूहिक विकल्पों और कार्यों में भाग लेने के लिए व्यक्तियों को जिम्मेदारी देता है। डेमोक्रेटिक कम्युनिटी मतलब एक ऐसा समुदाय जिसमें हर किसी को अपने विचार रखने का हक हो। सोशल जस्टिस। It is the core of democracy in which every citizen is treated equally in social, economic, political and educational areas. Excellence and equity are related to social justice. सामाजिक न्याय यह लोकतंत्र का मूल है जिसमें प्रत्येक नागरिक के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समान व्यवहार किया जाता है। उत्कृष्टता एवं समता का संबंध सामाजिक न्याय से है। सोशल जस्टिस का सीधा मतलब है कि एक ऐसी संस्था जहां पे किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव ना किया जाता हो। डजंट मैटर वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, चाहे कलर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, किसी बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी का कोर सोशल जस्टिस या इक्वालिटी ही होता है। सो दैट इज इट। यहाँ खत्म होती है आपकी थ्योरीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्कूल मैनेजमेंट। सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ स्कूल। इस आंसर को भी आप चाहें तो ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, स्कूल एंड मैनेजमेंट। फिर आप स्कूल का मीनिंग लिखेंगे, फिर मैनेजमेंट का मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। ये मैं बस आपको एक हिंट दे रही हूँ। इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट लाइक दिस ऑल्सो। स्कूल इज अ हैप्पी होम, अ सेक्रेड श्राइन, अ सोशल सेंटर, अ स्टेट इन मिनिएचर ऑफ सोसाइटी. The school is one of the formal agencies deliberately founded by man to fulfill some of the vital needs of the human society. स्कूल एक खुशहाल घर की तरह है, एक पवित्र तीर्थ की तरह है, एक सामाजिक केंद्र है और समाज के लघु रूप में एक राज्य है. इवन जॉन ड्यूई का कहना है कि स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी, यानी विद्यालय समाज का छोटा स्वरूप है. स्कूल मानव समाज की कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य द्वारा जानबूझकर स्थापित की गई एक औपचारिक एजेंसी में से एक है. मीनिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट. तो स्कूल का मीनिंग लिखने के बाद आप स्कूल मैनेजमेंट के बारे में लिखेंगे. विद्यालय प्रबंधन का अर्थ. इन सिंपल वर्ड्स, मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ स्कूल. अगर एक सरल भाषा में कहें तो विद्यालय प्रबंधन का सीधा मतलब होता है स्कूल के मामलों का प्रबंधन करना. School management means running the school along the desired educational policies. It takes into account all aspects of the school, policies, material and human resources, programs, activities, equipment, etc. and integrates them into a fruitful whole. विद्यालय प्रबंधन का अर्थ है विद्यालय को वांछित शैक्षिक नीतियों के अनुसार चलाना.
मतलब जो पॉलिसीज हमने डिसाइड की हैं उसके अकॉर्डिंग स्कूल को चलाना। यह स्कूल के सभी पहलुओं जैसे कि नीतियों, सामग्री और मानव संसाधन, कार्यक्रम, गतिविधियां, उपकरण आदि, इन सबको ध्यान में रखता है और उन्हें एक उपयोगी समग्र में एकत्रित करता है। यानी जितने भी रिसोर्सेज, पॉलिसीज, इक्विपमेंट्स, जो भी चीजें हैं उन सबको इकट्ठा करता है और प्रॉपर वे में स्कूल को चलाने में उनका इस्तेमाल करता है। तो सिंपली अगर कहें तो स्कूल मैनेजमेंट मतलब क्या? स्कूल को मैनेज करना। गुड स्कूल मैनेजमेंट मोटिव्स द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-1966 सेज द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज हाउ बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम। आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर वाला वीडियो देखा हो तो उसमें हमने ये एजुकेशन कमीशन पढ़ा था और ये लाइन भी मैंने आपको बताई थी कि इंपॉर्टेंट है। Schools are to be the first class nurseries for the education of children in democratic citizenship, which India needs to make its democracy permanently viable. अच्छा स्कूल प्रबंधन शिक्षकों और छात्रों के सर्वोत्तम प्रयास को प्रेरित करता है। यानी एक अच्छा स्कूल हमेशा टीचर्स को और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहेगा कि वो अपना काम अच्छे से करें। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अनुसार भारत की नीति अब उसके कक्षाओं में आकार ले रही है। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसलेशन इसका थोड़ा गड़बड़ हो गया लिखने में। लोकतांत्रिक नागरिकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों को प्रथम श्रेणी की नर्सरी होना चाहिए, जिसकी भारत को अपने लोकतंत्र को स्थायी रूप से व्यवहार बनाने के लिए आवश्यकता है। मतलब स्कूल को एक बेसिक नर्सरी की तरह होना चाहिए जहां पे भारत अपने बच्चों को भेज सके उनके अंदर एक गुड सिटीजनशिप की क्वालिटीज डेवलप करने के लिए, ताकि उन्हें भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं स्कूल मैनेजमेंट की। अकॉर्डिंग टू के जोशी, स्कूल इज नॉट अ बिल्डिंग ऑफ ब्रिक्स एंड मोर्टार, इट इज अ मीटिंग प्लेस ऑफ अ टू सोल्स, टीचर एंड टॉट, इट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। के जोशी के अनुसार स्कूल ईंटों और गारे से बनी हुई इमारत नहीं है, बल्कि ये दो आत्माओं यानी शिक्षक और शिष्य इनके मिलन का स्थल है। स्कूल आध्यात्मिक विकास है। बालकृष्ण जोशी का कहना है, The progress of a nation is decided not in legislature, not in court, not in factories, but in schools. बालकृष्ण जोशी कहते हैं, किसी राष्ट्र की प्रगति विधायिका में नहीं, अदालत में नहीं, कारखानों में नहीं, बल्कि स्कूलों में तय होती है। केसी ओटावे says that the school may be regarded as a social invention to serve society for the specialized teaching of the young. केसी ओटावे का कहना है कि स्कूल को युवाओं की विशेष शिक्षा के लिए समाज की सेवा के लिए एक सामाजिक आविष्कार माना जा सकता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल प्रबंधन के लक्ष्य और उद्देश्य। द फॉलोइंग आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट: टू रिफ्लेक्ट एंड कंजर्व बेसिक वैल्यूज, टू कैरी आउट एजुकेशनल फ्यूचर्स, टू मैनेज सोशल चेंज, टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। स्कूल प्रबंधन के लक्ष्य और उद्देश्य इस तरह से हैं: बुनियादी मूल्यों को प्रतिबिंबित और संरक्षित करना, शैक्षिक भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक परिवर्तन का प्रतिबंधन करना, अनुभवों से लाभ प्राप्त करना, टू कैरी आउट मॉडर्नाइजेशन, टू प्रोपगेट साइंस, टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, टू रियलाइज नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि आधुनिकीकरण करना, विज्ञान का प्रचार प्रसार करना, प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए और राष्ट्रीय एकता को साकार करना, टू फॉर्म कैरेक्टर एंड वैल्यूज, चरित्र एवं मूल्यों का निर्माण करना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्कूल मैनेजमेंट, अच्छे विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड, इट मीन्स टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड स्कूलिंग। मतलब स्कूल प्रबंधन जो है वो उद्देश्य आधारित होना चाहिए। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि स्कूल के जो भी गोल्स या एम्स हैं उनको अचीव किया जा सके। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुड स्कूल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बीइंग गिवन इन स्कूल्स। शिक्षा की गुणवत्ता, अच्छे स्कूल प्रबंधन का संबंध स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता से है। हेडमास्टर, ही इज अ डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ द स्कूल। हेडमास्टर स्कूल के एक लोकतांत्रिक नेता होते हैं। द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रमोट एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल, इट मेक्स द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, स्कूल के कुशल कामकाज को बढ़ावा देने के लिए जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता है। यह भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग करता है। जॉइंट एंटरप्राइज, इट इन्वॉल्व्स द जॉइंट एंटरप्राइज ऑल द पर्सनल कनेक्टेड विद द स्कूल,
टीचर, सुपरवाइजर्स, प्यूपिल, पेरेंट्स एक्सेट्रा। संयुक्त उद्यम, इसमें स्कूल से जुड़े सभी लोग जैसे कि शिक्षक, पर्यवेक्षक, छात्र, माता पिता आदि संयुक्त उद्यम शामिल होते हैं, यानी स्कूल मैनेजमेंट में सबका योगदान होता है। प्रोफेशनल ग्रोथ, इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन द टीचर एंड सुपरवाइजर्स एंड टेक्स स्टेप्स टू प्रमोट देयर प्रोफेशनल ग्रोथ। व्यावसायिक विकास, यह शिक्षक और पर्यवेक्षकों में सर्वश्रेष्ठ को सामने लाता है, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स में जो भी बेस्ट क्वालिटी है, हिडन टैलेंट है, उसको बाहर लाता है और उनके व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाता है। एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट, इट ट्राइज टू ब्रिंग आउट ओवरऑल इम्प्रूवमेंट एंड एफिशिएंसी इन द स्कूल। दक्षता और सुधार, यह स्कूल में समग्र सुधार और दक्षता को लाने का प्रयास करता है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, स्कूल मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट ऑलवेज कंसर्न्ड विद इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी ये एक सतत प्रक्रिया है और यह हमेशा संस्थान के सुधार और विकास के बारे में चिंतन करता है। स्कूल मैनेजमेंट का पूरा फोकस स्कूल की ग्रोथ पे रहता है। इनपुट आउटपुट मॉडल, इट वर्क्स ऑन द इनपुट आउटपुट मॉडल, इट टेक्स इनटू अकाउंट द एफर्ट्स मेड एंड द आउटकम्स अचीव्ड। ये इनपुट आउटपुट मॉडल पे काम करता है, इसमें किए गए प्रयासों और प्राप्त परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, मतलब हम कितना एफर्ट दिखा रहे हैं और उसके बदले हमें कितना रिजल्ट मिल रहा है या कैसा रिजल्ट मिल रहा है। Community oriented, it is alive to social needs and requirement as the school is meant to serve the society. समुदाय उन्मुख, यह सामाजिक आवश्यकताओं और उनकी ज़रूरतों के प्रति जागरूक रहता है क्योंकि स्कूल का उद्देश्य समाज की सेवा करना है। तो स्कूल मैनेजमेंट इन बातों का भी ध्यान रखता है कि सोसाइटी की क्या नीड्स हैं। नाउ प्रॉब्लम्स फेस्ड इन स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन में आने वाली समस्याएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एडमिशन एंड एनरोलमेंट प्रॉब्लम। With all educational institutions, admitting and enrolling students in one job that's unlikely to ever get away. The challenge is making the method as seamless as possible while also meeting their admission and enrollment targets. Also, enrollment must be managed properly. प्रवेश एवं नामांकन संख्या, सभी शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को प्रवेश और नामांकन एक ऐसा काम है जिसके कभी भी छूटने की संभावना नहीं है। मतलब एडमिशन या एनरोलमेंट ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, कोई भी संस्था है तो वो तो एडमिशन कराएगा ही बच्चे का। चुनौती विधि को यथासंभव सहज बनाने के साथ साथ उनके प्रवेश और नामांकन लक्ष्यों को पूरा करने की भी है। स्कूल मैनेजमेंट के लिए चुनौती सिर्फ यही नहीं है कि बच्चों का एडमिशन कराना है, चुनौती सबसे बड़ी ये हो जाती है कि जो हमने टारगेट फिक्स कर रखा है हम उतने बच्चे हर मंथ एडमिट करा पा रहे हैं या नहीं। अगर टारगेट के हिसाब से बच्चे एनरोल नहीं हो पा रहे हैं तो मतलब स्कूल की प्रोग्रेस पे ध्यान देना पड़ेगा, मैनेजमेंट में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। दूसरी प्रॉब्लम है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम एडमिशन एंड एनरोलमेंट, अनदर एस्पेक्ट ऑफ स्कूल प्रोसेसेस दैट वुड बिकम लार्ज एंड मेसी इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स। While lots of educational institutions are enjoying some success in avoiding major inconveniences like having to be physically present for registration and fee collection, there are still some who are in this war zone. ऑनलाइन पंजीकरण की समस्या, प्रवेश और नामांकन के अलावा भी स्कूल के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उसके छात्रों का ऑनलाइन पंजीकरण। कई शैक्षणिक संस्थान पंजीकरण और शुल्क संग्रह के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होने जैसी बड़ी असुविधाओं से बचने में कुछ सफलता का आनंद ले रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जो इस युद्ध क्षेत्र में अभी भी मौजूद हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जिनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। हर बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वो टेक्निकली एडवांस्ड हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल जो मीडियोटर्स हैं या जो इतने हाईली एडवांस नहीं हैं, उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Forecasting the academic achievement. Institutions are unable to manage information and there are endless delays in making decisions supporting complete analysis. Dashboard reports and intelligent analytics are useful indicators for educators to look at attendance, assignments, grades, etc. and predict students' outcome. Using data analytics will help institutions to spot students at risk and as well as deploy resources to boost achievement and success. शैक्षणिक उपलब्धि का पूर्वानुमान, संस्थान जानकारी का प्रबंधन करने में असमर्थ हैं और संपूर्ण विश्लेषण का समर्थन करने वाले निर्णय लेने में अंतहीन देरी होती है। डैशबोर्ड रिपोर्ट और इंटेलिजेंट एनालिटिक्स शिक्षकों के लिए उपस्थिति, असाइनमेंट, ग्रेड,
आदि को देखने और छात्र परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोगी संकेत होते हैं। जब एनालिसिस की बात आती है, कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रॉपर एनालिसिस नहीं दिखा पाते हैं बच्चों का, मतलब सही तरह से उनका मूल्यांकन करना या उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस कैसी है, कितना उन लोगों ने साल भर में अचीव किया, ये सारी चीज़ें बताने में वो असमर्थ रहते हैं। तो एक तरह से ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्कूल मैनेजमेंट के सामने। डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करने से संस्थानों को ऐसे छात्रों का पता लगाने में मदद मिलेगी जो कि जोखिम में है, यानी ऐसे बच्चों के बारे में पता लग सकता है जिनके फेल होने की संभावना है, तो उनके बारे में एक्शंस पहले से लिए जा सकते हैं, उन पे थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है और इसीलिए डेटा एनालिटिक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कई संस्थान ऐसे हैं जो डेटा एनालिटिक्स वाला टास्क नहीं कर पाते हैं। पेपर बेस्ड प्रोसेसेस। Almost every aspect of addressing an academic institution involves some reasonable paperwork. Piles of records on admission, fees, attendance, feeding, academic performance, staff records, and other tasks are almost endless. The school administrative staff should find a way to manage this data in a way that's easy to trace, because when information is required, it may be easily called up. Unfortunately, many schools are still burdened with manual processes. कागज आधारित प्रक्रियाएं। किसी शैक्षणिक संस्थान को संबोधित करने के लगभग हर पहलू में कुछ उचित कागजी कार्रवाई शामिल होती है। मतलब स्कूल वाली कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें पेपर वर्क तो पक्का शामिल होता है, चाहे वो प्रवेश हो, फीस, उपस्थिति, भोजन, शैक्षणिक प्रदर्शन, स्टाफ रिकॉर्ड, अन्य कार्यों पर रिकॉर्ड, हर चीज़ का रिकॉर्ड पेपर पे शामिल होता है और ऐसी लिस्ट एंडलेस है। तो स्कूल प्रशासनिक कर्मचारियों को इस डेटा को इस तरह से प्रबंधित करने का एक तरीका ढूंढना चाहिए जिससे अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो वो भी हमें आसानी से मिल जाए और डेटा भी आराम से हैंडल हो सके। पर दुर्भाग्य से कई स्कूल अभी भी मैनुअल प्रक्रिया के बोझ तले दबे हुए हैं, यानी हैंड रिटन वर्क वहाँ पे चलता है। तो डिजिटल इंडिया में स्कूल मैनेजमेंट भी डिजिटली होना चाहिए। कोर्स मैनेजमेंट। डिजाइनिंग अ डेली कोर्स एक्टिविटी दैट विल अडेप्ट टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज क्रूशियल. With a course management system, institutions can accomplish a lot with limited resources. Create and track coursework, assignments, and exam papers in a very conducive classroom environment to support the goal of graduating students. पाठ्यक्रम प्रबंधन। एक दैनिक पाठ्यक्रम गतिविधि डिजाइन करना जो संस्थान की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल हो, महत्वपूर्ण है। यानी एक ऐसा कोर्स या करिकुलम बनाना बहुत जरूरी है जो कि स्कूल की बदलती जरूरतों के हिसाब से हो। पाठ्यक्रम प्रबंधन प्रणाली के साथ संस्थान सीमित संसाधनों के साथ बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक प्रॉपर करिकुलम या कोर्स मैनेजमेंट होने से हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम केवल उन्हीं की मदद से अपने संस्थान के टास्क को अचीव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल ने एक आइडिया लगा लिया कि अभी हमारे पास इतने पैसे बचे हुए हैं और इतने रिसोर्सेज हैं और अभी अगली सैलरी या अगला जो इनकम है वो आने में इतना टाइम बाकी है। तो एक कोर्स मैनेजमेंट करने से क्या होता है कि हम उतने ही अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं बेस्ट प्रोडक्टिव वे में। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लक्ष्य का समर्थन करने के लिए एक बहुत ही अनुकूल कक्षा वातावरण में कोर्स वर्क, असाइनमेंट और परीक्षा पेपर बनाएं और उसको ट्रैक करें। फिर एक प्रॉब्लम आती है टीचर इवैल्यूएशन की। ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ टीचर्स एंड इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर्स वर्क इज इम्पॉर्टेंट. The teacher evaluation system improves not only communication but also collaboration between evaluators and teachers. Student feedback will measure the teacher's performance within the classroom and therefore the automated evaluation process improves student learning skills, achievement and success. अगली प्रॉब्लम आती है शिक्षक मूल्यांकन की। शिक्षकों की प्रगति पर नजर रखना और शिक्षकों के काम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ बच्चों की ही अचीवमेंट नहीं, टीचर्स की अचीवमेंट और ग्रोथ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक टीचर हमारे स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो खुद की प्रोग्रेस पे कितना काम कर रहा है। शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली न केवल संचार बल्कि मूल्यांकनकर्ताओं और शिक्षकों के बीच सहयोग में भी सुधार करती है। मतलब जो टीचर्स हैं और जो टीचर्स का टेस्ट ले रहे हैं उनके रिलेशंस को भी सुधारती है। छात्र प्रतिक्रिया कक्षा के भीतर शिक्षक के प्रदर्शन को मापेगी और इसलिए स्वचालित मूल्यांकन प्रक्रिया छात्र के सीखने के कौशल, उपलब्धि और सफलता में सुधार करती है। तो एक तो बेस्ट वे है टीचर का टेस्ट लेने का कि आप बच्चों से डायरेक्टली जाके उनसे पूछें कि उनकी प्रोग्रेस किस तरह की है, वो क्वेश्चन के आंसर्स दे पा रहे हैं या नहीं, या उनको इस टीचर से पढ़ना कैसा लगता है। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन प्रॉब्लम।
School management involves lots of communication and collaboration. Administrators, staff, students, and parents have to be able to talk within their groups and also to one another. Where there are communication gaps, there'll certainly be unsatisfied expectations and dissatisfactions. The school management system has to find a communication system that makes it easy to speak on every step towards the task of improving the education experience for students and everybody involved. This is also the most common school problem. संचार और सहयोग की समस्या मतलब आपस में बातचीत की समस्या. स्कूल प्रबंधन में बहुत अधिक संचार और असहयोग शामिल होता है. मतलब बहुत कम ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे टीचर्स या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं. प्रशासकों, कर्मचारियों, छात्रों और अभिभावकों को अपने समूह के भीतर और एक दूसरे से भी बातचीत करने में सक्षम होना होगा. जहाँ संचार अंतराल है मतलब जहाँ बातचीत की कमी होती है वहाँ निश्चित रूप से अतृप्त अपेक्षाएं और असंतोष रहता है. जैसे कि गूगल का मोटो है, बोलने से सब होता है, तो उसी तरह से संस्थान में भी हर किसी के बीच में बातचीत बोलचाल होनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए. स्कूल प्रबंधन प्रणाली को एक ऐसी संचार प्रणाली ढूंढनी होगी जो छात्रों और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए शिक्षा के अनुभव को बेहतर बनाने के कार्य की दिशा में हर कदम पर बात करना आसान बना दे. यानी स्कूल मैनेजमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे बच्चों के हर एक स्टेप की खबर पेरेंट्स को पहुंच सके. क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. Schools are finding it difficult to handle tardy students and solve indiscipline and behavior issues. Improve classroom environment with discipline, tracking and behavior management system to simply handle tardy students and uninformed absences. कक्षा प्रबंधन रणनीति. स्कूलों को सुस्त छात्रों को संभालना और जो अनुशासनहीन छात्र होते हैं उनको टैकल करना या उनके व्यवहार के मुद्दों को हल करना बहुत ही मुश्किल होता है. अनुशासन ट्रैकिंग यानी हर किसी की डिसिप्लिन पर नजर रखना और व्यवहार प्रबंधन प्रणाली के साथ कक्षा के माहौल में सुधार करें ताकि विलंबित छात्रों और जो बेकार में बिना किसी वजह के अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते रहते हैं, उनको आसानी से संभाला जा सके या उनकी आदतों में सुधार लाया जा सके. तो यहाँ खत्म होता है हमारा स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक. अब हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट. शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन के बीच अंतर क्या है. तो सबसे पहले तो दोनों के मीनिंग में डिफरेंस देख लेते हैं. एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ensuring their smooth functioning. It involves various functions such as planning, organizing, directing and controlling educational institutions to ensure that they achieve their goals and objectives. शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन और उनके सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है. एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का एम होता है ये ध्यान में रखना कि जो इंस्टीट्यूशन है उसका काम सही तरह से हो रहा है या नहीं. इसमें शैक्षणिक संस्थानों की योजना बनाना, संगठित करना, निर्देशन और नियंत्रण करना जैसे विभिन्न कार्य शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करें. एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें किस तरह से अपने गोल तक पहुंचना है, हमारा गोल है क्या. फिर हम प्रॉपर चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं. फिर डायरेक्शन होता है, मतलब हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं जिससे एक संस्था चल पाए और अपने डिसाइडेड टारगेट को अचीव कर पाए. एजुकेशनल मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ensuring they achieve their goals and objectives efficiently and effectively. शैक्षिक प्रबंधन शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है और ये सुनिश्चित करता है कि वे अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त करें. तो सिंपली एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, पूरी प्लानिंग करना, टास्क डिसाइड करना, सारी चीजें करना, ठीक है. लेकिन एजुकेशनल मैनेजमेंट में क्या है, सिर्फ जो प्रक्रिया चल रही है उसको मैनेज करना. मतलब एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या टास्क अचीव करना है. अब वो टास्क सही तरह से अचीव हो रहा है या नहीं, इसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं. तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस क्लियर होगा. अब इन दोनों के स्कोप में डिफरेंस देखते हैं. एजुकेशनल मैनेजमेंट लुक्स आफ्टर द लॉन्ग टर्म एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, while educational administration oversees the day-to-day operations of educational institutions. Please don't get confused कि कौन सा पॉइंट मैनेजमेंट के लिए, कौन सा पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. कॉपी पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और डिफरेंस लिखिए दोनों में. शैक्षिक प्रबंधन शैक्षिक संस्थानों की दीर्घकालिक लक्ष्यों
और उद्देश्यों की देखभाल करता है, जबकि शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक संस्थानों के दिन प्रतिदिन के संचालन की देखरेख करता है। मतलब मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचता है कि हमारे पास कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्या खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो डे टू डे जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बारे में सोचता है। मतलब आज ये टास्क अचीव होना था, ये हुआ कि नहीं, कल हमें ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना है, कैसे कराएंगे, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती हैं। लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का स्तर देखते हैं दोनों का। एजुकेशनल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, whereas एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑपरेशनल डिसीजंस। शैक्षिक प्रबंधन में रणनीतिक निर्णय लेना शामिल है, जबकि शैक्षिक प्रशासन में परिचालन निर्णय लेना शामिल है। मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रैटेजी पे फोकस करता है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑपरेशनल पे यानी टास्क पे। टाइम फ्रेम, निर्धारित समय सीमा। एजुकेशनल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाइल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शैक्षिक प्रबंधन में दीर्घकालिक योजना शामिल होती है, जबकि शैक्षिक प्रशासन में अल्पकालिक योजना शामिल होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड, अगर हम जिम्मेदारियों की बात करें तो एजुकेशन मैनेजमेंट फोकसेज ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट, whereas एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेज ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रबंधन शैक्षिक संस्थान के प्रबंधन पर केंद्रित होता है, जबकि शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक संस्थान के प्रशासन पर केंद्रित होता है। यानी मैनेजमेंट का काम है मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है एडमिनिस्ट्रेट करना। Finally, educational management and educational administration are two key responsibilities in the education sector that collaborate to support the smooth operation of educational institutions. अंततः शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में दो प्रमुख जिम्मेदारियां हैं जो शैक्षिक संस्थानों के सुचारू संचालन में सहयोग करते हैं। मतलब दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। While both roles are critical, they differ significantly in scope, decision making, timeline, and area of responsibility. Comprehension of these distinctions can assist individuals in selecting the best job choice and improving their comprehension of the educational system. तो दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण है, हालांकि वे दायरे, निर्णय लेने में, समय रेखा और जिम्मेदारी के क्षेत्र में काफी अलग हैं। इन भेदों की समझ व्यक्तियों को सर्वोत्तम नौकरी विकल्प चुनने और शैक्षिक प्रणाली की उनकी समझ में सुधार करने में सहायता करती है। मतलब दोनों में डिफरेंस जानने के बाद यू कैन चूज कि विच जॉब इज बेटर फॉर यू, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है या मैनेजमेंट में जाना है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई नो कि वीडियो बहुत लंबा था, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। छोटे वीडियोस मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि हर एक टॉपिक के लिए आपको अलग अलग जगह भटकना पड़ता है। लंबे वीडियोस में यह है कि टाइम भले ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आप बस एक वीडियो देखिए और आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। सो एज यू ऑल आर हैविंग इनफ टाइम, तो अच्छे से नोट्स बनाइए, बढ़िया से समझिए, और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और जितना हो सके इसे शेयर भी करिए।